वे लोग वापस आए तो विवान और रूहान दोनों अपने रूम में चले गए, पर विहान अपने रूम की जगह झरना के रूम की तरफ जाने लगा। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन कोल्ड थे और वो अपना कोल्ड लुक लिए झरना के रूम में आया। झरना अपने रूम में आराम कर रही थी। उसके पैरों पर पट्टी बंधी थी, हाथों पर कुछ खरोंच के निशान थे। विहान उसे अपनी ठंडी नजरों से देख रहा था। झरना एक पल के लिए उसे देखकर सहम गई और धीरे से बोली, हम आपको सब समझाते हैं। विहान ने कोल्ड वॉइस में कहा, जस्ट शट अप। दरअसल हुआ ये था, विहान ने झरना को बाहर जाने से मना किया था और अगर किसी जरूरी काम से वो बाहर जाए भी तो अपने साथ गार्ड्स को ले जाने की विहान ने उसे सख्त हिदायत दी थी। पर झरना ने उसके कहने के उलट किया। जब उसने विहान को सबके साथ बाहर जाते देखा तो वो खुश हो गई। उसे पैसों की जरूरत थी, इसीलिए मौका मिलते ही वो झील के साथ बाहर चली गई। दोनों ने कैफे में काम करके कुछ पैसे कमा लिए थे, पर तभी कुछ लोगों ने दोनों को घेर लिया और उनसे पैसे छीन लिए। उन्हीं लोगों से लड़ते टाइम झरना और झील दोनों को ही काफी चोटें आई थी। जब विहान को उसके बाहर होने की खबर मिली तो उसने अपने गार्ड्स को उसे लेने के लिए भेज दिया था। विहान ने बिना भाव के उसे देखते हुए कहा, तुम बाहर क्यों गई थी जब मैंने तुम्हें मना किया था? बोलो, क्या तुम फिर से चोरी करने लगी हो? ये सुन झरना चौंक कर बोली, हीरो तुम ऐसा बोल भी कैसे सकते हो? हमने वो सब काम छोड़ दिया है, हमें कुछ पैसों की जरूरत थी। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी विहान ने उसकी बात काटते हुए कहा, अच्छा कुछ पैसों की, तो बताओ तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? टेल मी, बोलो। विहान ने अपने दोनों हाथ पैंट की जेब में डालते हुए झरना को घूरा। वहीं झरना ने उससे नजरें फेरते हुए कहा, हमें आपका एहसान नहीं चाहिए, आप हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं, पर जो लोग हमसे जुड़े हैं उनकी जरूरतें सिर्फ हम पूरी करेंगे, आप नहीं। विहान उसका पास्ट जानता था। जब झरना की उसकी लाइफ में एंट्री हुई तो उसने अक्षत से कहकर उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकलवाई थी। अक्षत ने भी एक हफ्ते के अंदर उसे झरना और झील की सारी इंफॉर्मेशन दे दी थी। विहान जानता था कि झरना अनाथ है और वो एक ऑर्फनेज में बड़ी हुई है, पर किस ऑर्फनेज में ये उसे नहीं पता था, क्योंकि झरना और झील दोनों ही पैसे कमाने के लिए अपनी सिटी छोड़कर मुंबई आ गई थी। विहान झरना से उसके अतीत के बारे में बात करना चाहता था, पर वो चाहता था कि झरना खुद ही इसकी शुरुआत करे। विहान ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और झरना के पास बैठ गया। उसने एक हाथ से उसे अपनी बाहों के घेरे में लिया तो झरना ने भी अपना सिर विहान के कंधे पर रख दिया। मुझे बताओ, तुम कौन हो और ये चोरी करना तुमने कहां से सीखा? क्या ये आदत तुम दोनों में बचपन से है? विहान की बात सुनकर झरना की आंखों में आंसू आ गए और उसने रुआ से गले से कहा, हीरो, कोई भी इंसान गलत काम अपनी मर्जी से नहीं करता। इस समाज में ऐसे भी लोग हैं जो हम जैसे लोगों को गलत काम करने के लिए मजबूर कर देते हैं। जिस ऑर्फनेज में हम और झील बड़े हुए हैं, वहां हमारे जैसे न जाने कितने ही बच्चों को सहारा मिला। हम नहीं जानते हमारे माँ बाप कौन है, पर जिन्होंने हमें सहारा दिया वही हमारे लिए सब कुछ है। वो ऑर्फनेज ऐसे बच्चों को सहारा देता है जिनका इस दुनिया में कोई नहीं होता। हमें एक अनजान आदमी उस ऑर्फनेज में सालों पहले छोड़ गया था। हमारी एजुकेशन, हमारी परवरिश सब वही हुई है। जब हम सब कुछ करने के लायक हो गए तभी हमारी जिंदगी में एक शैतान आया। विहान उसकी बातें सुनते हुए उसे ही देख रहा था। झरना के चेहरे पर आया गुस्सा उसे साफ दिख रहा था। हमेशा हंसी मजाक करती रहने वाली लड़की को वो आज रोते हुए और गुस्सा करते हुए देख रहा था। उसका चेहरा एकदम सख्त हो गया और आंखें लाल हो गई थी। फिर झरना ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, अभिमन्यु बत्रा वो एक कमीना, नीच, घटिया और कुत्ता इंसान है। उसने ऑर्फनेज की जमीन को इलीगल तरीके से अपने नाम कर लिया। वो ऑर्फनेज को तोड़कर वहां पे शॉपिंग मॉल बनाना चाहता है। जब हम सब उससे बात करने गए तो उसने हम सबको धक्के मारकर अपने ऑफिस से बाहर निकलवा दिया। फिर हमने एडवोकेट के जरिए उससे कांटेक्ट किया तो साले कमीने कुत्ते ने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। उसने हमारे सामने 50 लाख रुपए की शर्त रख दी। अगर हम उसे 50 लाख रुपए दे दें तो वो ऑर्फनेज के पेपर्स हमें वापस कर देगा। ये बात बोलते हुए झरना का पूरा चेहरा लाल हो गया था। वहीं विहान उसकी आंखों से बहते आंसुओं को बार बार साफ कर रहा था। झरना ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, और फिर हम सभी उस दिन से पैसे इकट्ठा करने में लग गए। जिसे जो काम मिला वो करने लगा। हमें 6 महीने के अंदर 50 लाख रुपए इकट्ठा करने थे। ये बोलते हुए झरना कुछ सेकंड के लिए रुकी, फिर विहान की आंखों में देखकर बोली, ऐसा नहीं था कि हमने कभी जॉब करने की कोशिश नहीं की। हम जॉब के लिए गए भी, पर उन लोगों का इंटरेस्ट हमारी क्वालिफिकेशन से ज्यादा हमारे अंदर था। जॉब पाने के लिए उन्होंने हमें अपना बिस्तर गर्म करने का ऑफर दिया और तभी हमने सोच लिया कि जैसे ये लोग हैं हम भी इनके साथ वही करेंगे, भले ही दुनिया हमें गलत समझे।
पर अब हम भी उसी तरह जिएंगे। ये बोलते हुए झरना की आंखों में रुके आंसू फिर से गिरने लगे। विहान ने उसके आंसुओं को साफ किया और उसे अपनी बाहों में समेट लिया। जितनी झरना अब तक खुद को स्ट्रांग दिखाती आई थी, वो अंदर उतनी स्ट्रांग थी नहीं। पहले विहान को उस पर शक था, पर आज झरना को अपनी बाहों में इस तरह बिखरते देखकर उसे यकीन हो गया था कि इस वाइल्ड लड़की के मुखौटे के पीछे एक इनोसेंट लड़की छुपी है। तभी झरना ने उसके गले लगे हुए ही कहा, हमने कभी ऐसे लोगों की जेब में हाथ नहीं डाला जो खुद 2 वक्त की रोटी के लिए काम करते हैं। हमने हमेशा उन अमीरों को लूटा है जिनकी जेब गरीब लोगों की मेहनत की वजह से हमेशा गर्म रहती है। वो रोते हुए अपनी बात कह रही थी। उसके अंदर इतना दर्द भरा था कि विहान उस दर्द को आज समझ पा रहा था और उसे फील भी कर रहा था। उसने झरना की पीठ सहलाते हुए कहा, बस शांत हो जाओ। फिर झरना को शांत करके विहान ने मन ही मन खुद से कहा, अभिमन्यु बत्रा। विहान को अभिमन्यु के नाम से ही नफरत हो रही थी। उसकी आंखों में और चेहरे पर एक झलक दिखी जो शायद नफरत और गुस्से की थी, और तभी उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। जहां एक तरफ झरना विहान को सच बता रही थी, तो वहीं दूसरी ओर झील भी अपने सामने बैठे रचित को अपना सच बता रही थी। सारी बातें उसे बताने के बाद झील ने रोते हुए कहा, इसीलिए हमें चोरी करनी पड़ती है। हमें हर महीने एक बड़ी रकम भेजनी होती है, जिसमें से कुछ पैसे ऑर्फनेज के बच्चों के ऊपर खर्च होते हैं और बाकी के बचे पैसे उस कमीने अभिमन्यु बत्रा को किश्त में दे दिए जाते हैं। हम बता रहे हैं तुम्हें हाथी, जिस दिन वो कमीना कुत्ता घटिया आदमी अभिमन्यु हमारे सामने आया ना, तो हम उसका गला अपने हाथों से दबाकर उसका खून कर देंगे। तुम देखना हाथी, हम उसे मार डालेंगे। झील का गुस्सा देखकर रचित ने जल्दी से कहा, हाँ हाँ देख लूंगा, फिलहाल तुम मेरा गला छोड़ो, मैं अभिमन्यु नहीं हूँ। झील ने गुस्से में रचित को ही अभिमन्यु समझकर उसकी गर्दन पकड़ ली थी। रचित की बातें सुनकर वो अपने होश में आई और खुद के हाथों में उसकी गर्दन देखकर वो चौंक गई। फिर वो जल्दी से अपने हाथ पीछे खींचते हुए बोली, ओह सॉरी, गलती से हो गया। रचित ने अपनी गर्दन सहलाते हुए कहा, इट्स ओके। ये बोलते हुए उसने झील का पैर उठाकर अपनी थाइस पर रखा और उसके पैर में लगी चोट को देखने लगा। ज्यादा नहीं लगी है, फिर भी थोड़ा ध्यान रखना। अगली बार जेम्स बॉन्ड बनने से पहले देख लेना कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक जेम्स बॉन्ड है। रचित की बात सुनकर झील ने आंखें चढ़ाते हुए कहा, कौन तुम? रचित ने स्माइल करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। ये देखकर झील ने मुंह से कोड़ते हुए कहा, तुम जेम्स बॉन्ड नहीं, तुम हाथी हो डॉक्टर। ये बोल झील हंसने लगी। वहीं रचित ने उसे घूरते हुए कहा, क्या कहा तुमने? मैं हाथी हूँ। ये बोलते हुए रचित उसके ऊपर झुक गया। झील ने डरी हुई नजरों से उसे देखते हुए धीरे से कहा, और छिछोरे भी। रचित ने दांत पीस कर कहा, यू, तुमने मुझे छिछोरा कहा? मैंने ऐसा भी क्या किया जो तुमने मुझे ये नाम दे दिया? इस बात पर झील ने कहा, अच्छा ठीक है, पहले हमसे दूर हो, हम तुम्हें दूसरा नाम देते हैं। ये बोल के वो सोचने लगी। वहीं रचित उसे अभी भी घूर कर देख रहा था। तभी झील ने तपाक से कहा, डॉक्टर रोमांटिक, ये कैसा रहेगा? रचित ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, पर मुझे इस नाम के जैसा बनना पड़ेगा। मतलब? झील ने कंफ्यूजन में कहा। रचित ने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब ये कि मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना होगा, तभी तो मैं डॉक्टर रोमांटिक कहलाऊंगा। ये बोलते हुए वो झील के बहुत करीब आ गया। वहीं झील ने अपने दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर रखकर उससे दूर होना चाहा, तो रचित ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे उसकी कमर से लगा दिया। फिर झील उसे धमकी देते हुए बोली, हम बता रहे हाथी, हम तुम्हारा सिर फोड़ देंगे अगर तुमने हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा किया तो। उसकी बात सुनकर रचित उसके और करीब आकर बोला, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं वैसा करूंगा। झील ने चौंकते हुए पूछा, इसका क्या मतलब है? उसकी आवाज में कपकपाहट थी। रचित ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अभी पता चल जाएगा मेरी जंगली बिल्ली। ये बोलते हुए रचित ने अपने एक हाथ से उसकी ठुड्डी को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर किया और फिर उसके होठों को देखते हुए बोला, ये मुझे बहुत परेशान करते हैं। मैं कहीं भी रहूं, ये मुझे इनवाइट करते हैं हमेशा। आज मैंने सबक सिखा कर रहूंगा कि इस तरह सबके बीच मुझे इनवाइट ना किया करें। झील को उसकी एक भी बात समझ नहीं आ रही थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, हे भगवान, क्या ये हाथी पागल हो गया है? ये हमारे होठों से बात कर रहा है। तभी खुद से बात करते हुए झील को रियलाइज हुआ कि रचित उसके होठों को किस कर रहा है। उसके दोनों हाथ अभी भी रचित की हाथों के गिरफ्त में थे। उसने झील की ठुड्डी को छोड़ा और पीछे से उसके सिर को पकड़ लिया। वो उसे पैशनेटली किस कर रहा था, जिसे झील भी रेजिस्ट नहीं कर पा रही थी। वहीं उधर झरना विहान की बाहों में ही सो गई थी। फिर उसने झरना को सही से सुलाया और उसके सिर को सहलाते हुए उसके माथे को अपने होठों से छू लिया।
वो झरना को सुलाकर अपने रूम में आ गया। फिर उसने फोन में एक नंबर डायल करके फोन को अपने कान पर रख लिया। कॉल रिसीव होते ही विहान ने कमांडिंग टोन में कहा, मुझे अभिमन्यु बत्रा की डिटेल्स चाहिए राइट नाउ। दूसरी तरफ से अक्षत ने कहा, ओके सर, मैं सेंड करता हूँ, बस थोड़ा टाइम चाहिए। विहान ने कहा, ओके, पर जल्दी करना। और तुम वापस कब आ रहे हो? उसके पूछने पर अक्षत ने कहा, माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलते ही मैं वापस आ जाऊंगा सर। ये सुन विहान ने कहा, ओके, और फिर बात खत्म करके उसने कॉल कट कर दिया और शावर लेने वॉशरूम में चला गया।